हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की फर्स्ट यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन और उसका फिफ्थ टॉपिक है ग्राफ थ्योरी। इसके फर्स्ट 10 टॉपिक्स जो है वो हमने लेक्चर 9 में डिस्कस कर लिए थे। लेक्चर 10 में हमने ट्री का जो बेसिक्स हैं वो और टॉपिक 11 डिस्कस किया था। अब ये रिमेनिंग 3 टॉपिक्स जो हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्पैनिंग ट्री, सपोज हमें कोई ग्राफ गिवन है और उसका जो सब ग्राफ है वो स्पैनिंग ट्री कहलाएगा अगर उसके अंदर वो जो ग्राफ है वो सब ग्राफ के अंदर वो सेम वर्टिसेस हो जो कि ग्राफ के अंदर प्रेजेंट है और वो जो सब ग्राफ है वो ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है और ये दोनों इसके सब ग्राफ्स गिवन है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये दोनों सब ग्राफ स्पैनिंग ट्री है या नहीं है। तो वर्टिसेस सेम होने चाहिए, ये पांचों वर्टिसेस इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, ठीक है। वर्टिसेस सेम है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, कोई भी डिसजॉइंट वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे वर्टिस आपस में कनेक्टेड हैं, ये भी कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो कनेक्टिविटी है, कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी, हाँ कोई साइकिल दोनों में नहीं बन रही है। थर्ड प्रॉपर्टी, मिनिमम एजेस क्या होते हैं, अगर किसी ग्राफ के अंदर वी वर्टिसेस हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस उसके स्पैनिंग ट्री में होंगे v-1। तो यहाँ पे 5 वर्टिसेस हैं तो v-1 4 एजेस होने जरूरी हैं कम से कम। तो यहाँ पे भी 4 एजेस हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 4 एजेस हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। यूनिकनेस मतलब जो एज सेट रहेगा वो हर स्पैनिंग ट्री के लिए डिफरेंट रहता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये वाला एज कनेक्टेड है इसके अंदर, लेकिन इसमें ये दोनों ये वाला एज नहीं है प्रेजेंट, यहाँ पे ये एज प्रेजेंट नहीं है और इसमें ये एज प्रेजेंट है। तो ये यूनिकनेस है एज सेट के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों ही स्पैनिंग ट्री की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये दोनों जो हैं स्पैनिंग ट्री हैं इस ग्राफ के। देन स्पैनिंग फॉरेस्ट, स्पैनिंग फॉरेस्ट एक्चुअली डिसकनेक्टेड ग्राफ के लिए यूज आता है। जैसे कि सपोज ये एक ग्राफ दिया हुआ है हमें, ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है क्योंकि इसके अंदर 2 कनेक्टेड कंपोनेंट है। ये फर्स्ट कनेक्टेड कंपोनेंट है ग्राफ का, ये सेकंड कनेक्टेड कंपोनेंट है। अब इससे कोई कलेक्शन ऑफ स्पैनिंग ट्रीज बन रहा है, 1 फॉर ईच कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ। मतलब इस कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए ये रहा स्पैनिंग ट्री, इस कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए ये रहा स्पैनिंग ट्री। तो इस तरीके का अब ये जो कलेक्शन ऑफ स्पैनिंग ट्री है ना, ये कहलाएगा स्पैनिंग फॉरेस्ट। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूज आता है वेटेड ग्राफ के लिए आता है, वेटेड कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब हमने देखा कि एक ग्राफ के लिए कितने सारे अलग अलग स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल हैं। तो जो स्पैनिंग ट्री मिनिमम वेट देगा वो कहलाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। वेट क्या होता है स्पैनिंग ट्री का, जो एजेस होते हैं हर एज को एक वेट असाइन रहता है, उनका सबका जो सम होता है वो देता है वेट ऑफ स्पैनिंग ट्री। आगे और देख लेंगे। किसी भी ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए हम 2 एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, एक तो क्रुशाल्स एल्गोरिथम और एक प्रिम्स एल्गोरिथम। तो फर्स्ट वाला देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ में एक ग्राफ गिवन है तो हमने इसकी जितने भी एजेस हैं वो लिख लिया और उनका वेट लिख लिया। फिर फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, इन एजेस को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। तो वेट के अकॉर्डिंग हमने एजेस को अरेंज कर दिया। देन हमें पता है स्पैनिंग ट्री के अंदर जितने भी ग्राफ के अंदर जो वर्टिसेस हैं वो सारे स्पैनिंग ट्री में भी रहेंगे। तो सारे वर्टिसेस हमने यहाँ लिख लिए और ये हमारा वेट के अकॉर्डिंग हमने एजेस जो अरेंज किए थे ये। अब सबसे पहले हमने सबसे मिनिमम वेट का एज कौन सा, E4 और उसका वेट है 1, तो E4 को हम कनेक्ट कर देंगे और इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। पहले ध्यान रखेंगे कि कोई साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए, अगर साइकिल फॉर्म होगी तो हम कनेक्ट नहीं करेंगे। अभी तो फर्स्ट एज कैसे साइकिल फॉर्म होगी, ठीक है। E4 को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। देन सेकेंड वाला E7 वेट 2 है, ठीक है, E7 को कनेक्ट कर दिया। देन E8 वेट 3 है तो E8 को कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को ध्यान रखना है कि साइकिल नहीं बननी, तो हम कनेक्शन कर सकते हैं आराम से। और तब तक कनेक्शन करते जाएंगे जब तक कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं तो एजेस कितने होने चाहिए, v-1 मतलब 5 वर्टिसेस 5 एजेस। तो 5 एजेस तक हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ये वाला कनेक्ट कर दिया, E8 कनेक्ट कर दिया। फिर E5 जो है वो है 4, E5 4 B और E के बीच में है, B और E के बीच में, मतलब B और E के बीच में। अगर B और E के बीच में अगर हम E5 को कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ तो साइकिल बन जाएगी ये इस तरीके से। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, साइकिल नहीं है, अवॉइड करनी है हमें, तो ये वाला नहीं कर सकते। तो फिर E6 देखते हैं नेक्स्ट। E6 का वेट है 5, E6 का है B और F के बीच में, B और F के बीच में, ठीक है। E6 को कनेक्ट कर दिया 5 को। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, E2, इसका वेट है 9, E2 को कनेक्ट कर दिया हमने A और C के बीच में 9। अब देख लो 1 2 3 4 5 एजेस हो गए, 6 वर्टिसेस मतलब 5 एजेस तक ही करना था, ठीक है। और हमने देख लिया सारे कनेक्ट हो गए हमारे वर्टिसेस।
तो ये जो है ये हमारा आ गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री कुर्शाल्स एल्गोरिदम से। इसका वेट कितना हुआ आप अगर कैलकुलेट करना हो तो 1 प्लस 9 2 3 और 5 इन सबको ऐड कर लो तो इसका वेट आया 20। सारे एजेस का वेट ऐड कर देंगे। अब प्रिम्स एल्गोरिदम फॉर टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज हमें यहाँ पे ये ग्राफ गिवन है तो हम इसमें क्या एक रैंडमली कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो रैंडमली हमने यहाँ पे ए को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि ए से यहाँ पे कितने कनेक्टेड हैं। ये तीनों कनेक्टेड है, 3 एजेस जा रहे हैं ए से। तो इनमें से सबसे मिनिमम वेट किसका है? 9, जो सी से कनेक्ट हो रहा है। तो हमने देन सी वर्टेक्स को ऐड किया और 9 वेट लिख दिया। देन ए और सी को हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब देखते हैं कि ए और सी से कौन से एजेस जा रहे हैं जो कि मिनिमम वेट है जिनका। तो 1 सबसे मिनिमम वेट जा रहा है बी के लिए, तो हमने बी वर्टेक्स ऐड कर दिया 1 वाले एज के थ्रू। देन आफ्टर दैट हमने वापस से देखा किसका मिनिमम है सबसे वेट। तो यहाँ से सी से कनेक्ट हो रहा है एक डी जिसका वेट है 2, तो ये 2 से डी को कनेक्ट कर दिया। देन आप देखा कि ई और एफ 2 ही बचे हैं। ई और एफ के अंदर सबसे मिनिमम वेट ई को किससे कनेक्ट हो रहा है? 3, तो डी और ई को कनेक्ट कर दिया 3 से। फिर एफ बचा, इसके अंदर कौन सा मिनिमम रहेगा? 5, तो 5 के थ्रू कनेक्ट किया और इसका वेट कैलकुलेट किया तो टोटल वेट आया 20। तो प्रिम्स एल्गोरिथम एक्चुअली जो है स्टार्टिंग जो वर्टेक्स हम लेते हैं एक रैंडमली वर्टेक्स सेलेक्ट करके फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं हम। उससे देखते हैं कि मिनिमम वेट्स कौन कौन से एजेस निकल रहे हैं जो मिनिमम वेट के हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम जो है वो बेटर रहती है जब बहुत ज़्यादा डेंस ग्राफ हो तो। और कुर्शाल्स एल्गोरिथम क्योंकि उसके अंदर हमें पूरा अरेंज करना पड़ता है, सॉर्ट करना पड़ता है वेट के अकॉर्डिंग, इसके अंदर सॉर्टिंग नहीं होगी तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अगर डेंस रहा ग्राफ तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसलिए डेंस ग्राफ के लिए प्रिम्स एल्गोरिथम जो है वो फास्टर रहती है। कट सेट्स क्या होते हैं? वो सेट ऑफ एजेस जिनको ग्राफ से रिमूव करने पर ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे सपोज हमें ये ग्राफ गिवन है तो इसके अंदर से कौन से सेट ऑफ एजेस हटा दें जिससे कि ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। सपोज ए और बी को हटा दिया तो V1 एक कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला पूरा एक कंपोनेंट हो जाएगा, तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब ए भी एक कट सेट है। देन इसके 10 कट सेट्स पॉसिबल हैं। और कौन सा है? BC हटा दिया तो V5 अलग और ये वाला कंपोनेंट अलग। AC हटा दिया तो ये V1 और V5 एक कंपोनेंट हो जाएगा और ये तीनों वर्टिसेस का एक अलग कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा ग्राफ। FE हटा दिया अगर तो V3 अलग और ये चारों अलग हो जाएंगे। ADE अगर इसको अलग कर दिया तो V2 और V3 अलग हो जाएंगे और ये तीनों एक अलग कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ये जो 10 है ये सारे इसके पॉसिबल कट सेट्स हैं। ऐसे ही फंडामेंटल कट सेट्स। फंडामेंटल कट सेट क्या होता है? जैसे कि कोई ग्राफ है और उसका ये गिवन स्पैनिंग ट्री है, तो अब इस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री को लेकर जो फंडामेंटल कट सेट होगा वो कौन सा होगा? वो वाले सारे कट सेट्स होंगे जिसके अंदर एक ही ब्रांच जो है एग्जिस्ट करती हो। अब ब्रांच क्या होती है? ब्रांच मतलब वो सारे एजेस जो स्पैनिंग ट्री के अंदर प्रेजेंट है। ग्राफ के वो सारे एजेस जो स्पैनिंग ट्री में प्रेजेंट है वो तो कहलाते हैं ब्रांच, और ग्राफ के वो सारे एजेस जो स्पैनिंग ट्री में प्रेजेंट नहीं हैं वो कहलाते हैं कॉर्ड्स। तो एक ही ब्रांच होनी चाहिए, कॉर्ड्स हो सकती हैं ज़्यादा, एक ही ब्रांच होनी चाहिए। अगर एक ही ब्रांच प्रेजेंट है उस कट सेट के अंदर तो वो फंडामेंटल कट सेट कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ग्राफ है और इस ग्राफ का ये स्पैनिंग ट्री है। इसके बेसिस पे हमें फंडामेंटल कट सेट्स निकालने हैं। हम पहले देखते हैं इसके सारे कट सेट्स निकाल लेते हैं इस ग्राफ के। क्या क्या हो सकते हैं? AB हो सकता है और क्या है? DE हो सकता है, फिर ACD हो सकता है, BCD हो सकता है और ACE हो सकता है, BCE। तो ये जितने भी है ये सारे हमने कट सेट्स निकाल लिए। इसके 6 ऐसे कट सेट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से फंडामेंटल कट सेट्स कौन से हैं? AB के अंदर 2 ब्रांचेस हैं। स्पैनिंग ट्री के अंदर है ना ये एजेस प्रेजेंट क्योंकि, तो 2 ब्रांचेस हैं, तो ये तो फंडामेंटल कट सेट नहीं है। DE एक ही ब्रांच है और D दूसरा जो है वो कॉर्ड है, तो ये वाला है फंडामेंटल कट सेट। ACD में A ब्रांच है और CD दोनों कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल कट सेट है। ACE A और E 2 ब्रांचेस हो गए तो ये फंडामेंटल कट सेट नहीं है।
BCE, BCE, बी और ई दो ब्रांचेज हो गई, तो ये भी फंडामेंटल कट सेट नहीं है। BCD, BCD, बी ब्रांच है, CD कॉर्ड्स हैं, तो ये फंडामेंटल कट सेट हो गया। तो ये 1 2 3, ये जो तीनों हो गए वो हो गए फंडामेंटल कट सेट इस ग्राफ के, इस स्पैनिंग ट्री के अकॉर्डिंग। फंडामेंटल सर्किट, फंडामेंटल सर्किट क्या होता है कि सपोज कोई ग्राफ है और उसका जो स्पैनिंग ट्री है, अब इस स्पैनिंग ट्री के अंदर इस ग्राफ की अंदर से कोई भी एक कॉर्ड हम ऐड कर दें, सिर्फ एक ही कॉर्ड ऐड होगी और उससे अगर साइकिल बन जाए, कोई सर्किट बन जाए, तो फंडामेंटल सर्किट कहलाएगा। जैसे कि हमें ये ग्राफ गिवन है और उसका ये स्पैनिंग ट्री है। अब इसके अंदर हमारे पास कॉर्ड्स कौन कौन सी है, C और D। तो कोई भी एक ऐसी कॉर्ड अगर हम ऐड करते हैं इसके अंदर जिससे कि सर्किट फॉर्म होने लग जाए, तो वो फंडामेंटल सर्किट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास C है, सपोज हमने C को ऐड करके देखा यहाँ पे, तो साइकिल बनने लग गई, ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल सर्किट है। देन दूसरा देखते हैं, C को हटा के यहाँ पे D को डाल के देखते हैं, D से भी सर्किट बन रहा है, तो ये भी फंडामेंटल सर्किट है। प्रीफिक्स कोड, उससे पहले देखते हैं बाइनरी सीक्वेंस। बाइनरी सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी एक सीक्वेंस जिसके अंदर 0 और 1 डिजिट्स प्रेजेंट है, बस 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनी हुई सीक्वेंस, जैसे 0 0 0 0 1 0 या 1 0 1 0 1, कुछ भी इस तरीके से जिसमें 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से कोई सीक्वेंस बनी हुई होगी तो कहलाएगी बाइनरी सीक्वेंस। लेंथ ऑफ बाइनरी सीक्वेंस क्या होती है, नंबर ऑफ बाइनरी नंबर्स डिजिट्स जितने उसमें प्रेजेंट होंगे वो उसकी लेंथ होगी। जैसे यहाँ 0 1, इसकी लेंथ 2 है, ये बाइनरी सीक्वेंस है, राइट। 0 0 1, ये बाइनरी सीक्वेंस है, लेंथ 3 की 3 डिजिट्स हैं क्योंकि 1 1 0 0, बाइनरी सीक्वेंस, लेंथ 4। प्रीफिक्स कोड, प्रीफिक्स कोड एक्चुअली एक तरीके का कोड सिस्टम है, यूजुअली बाइनरी सीक्वेंस को यूज़ करता है ये। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनिकली डिकोडेबल और वेरिएबल लेंथ। इसका मतलब क्या है यूनिकली डिकोडेबल का मतलब, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक प्रीफिक्स कोड दिया हुआ है, तो ये एक प्रीफिक्स कोड है या नहीं है, ये प्रीफिक्स कोड है क्योंकि 1 0, अब ये जो 1 0 है किसी भी दूसरी सीक्वेंस का प्रीफिक्स नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे कहीं पे भी 1 0 से कोई भी शुरुआत नहीं हो रही, किसी की भी 0 से देख लो तो 0 से कोई शुरुआत नहीं हो रही। अब यहाँ पे जो ये कोड दिया हुआ है ये एक प्रीफिक्स कोड नहीं है, क्यों, क्योंकि लिए इसके अंदर डिजिट है 0 0 0, तो अब 0 0 0 जो है वो किसी का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ देख लो ये जो सीक्वेंस है ये 0 0 0 से शुरू हो रही है, मतलब ये सीक्वेंस का प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स है दैट मीन्स ये प्रीफिक्स कोड नहीं है। वेरिएबल लेंथ, अब वेरिएबल लेंथ देख लो यहाँ पे, जो पहली सीक्वेंस की लेंथ 2, फिर इसकी 1, फिर इसकी 4 3, तो अलग अलग लेंथ के कोड्स अवेलेबल हो सकते हैं उसके अंदर। तो ये वाला प्रीफिक्स कोड है, ये नहीं है। वेरिएबल लेंथ तो इसके अंदर भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बस ये प्रीफिक्स हो गया, 0 0 0 रिपीट नहीं हो सकता था, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बन सकता था किसी का। फिर क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ फुल बाइनरी ट्री फॉर द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस के लिए बाइनरी ट्री बनानी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैक्सिमम लेंथ की सीक्वेंस है वो कौन सी है, 0 0 1 1, सॉरी 1 1 0 0। तो इस ट्री के जो है 4 लेवल्स तक हमें ट्री बनानी है, और हमें हमेशा ये याद रहेगा कि जो लेफ्ट साइड में जो जाएगी ब्रांच वो 0 रहेगा उसका वेट, और जो राइट साइड में जाएगी उसका 1 रहेगा, ठीक है। तो 4 लेवल्स तक बनानी है, देख लो 1 2 3 4 लेवल्स तक बनी है ट्री, ठीक है। रूट से शुरू करते हैं, पूरी कंप्लीट बाइनरी ट्री एक कंस्ट्रक्ट करके रख दी हमने। उसके बाद में हमारा पहला कोड क्या है, 1 0, तो ये 1 0 कहाँ पे, इसको ट्रैवर्स करके देखते हैं, ये रहा 1 और ये रहा 0, ये 1 0 आ गया। देन 0, ये रहा 0, यहाँ 1 1 0 1, 1 1 0 1 मतलब 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 1 आ गया। देन 1 1 1 1 मतलब 1 2 3, ये रहा 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, इस तरीके से आ गया। ये कंस्ट्रक्ट कैसे हुई ये समझ में आ गया ना, 4 लेवल्स तक बनानी क्योंकि मैक्सिमम लेंथ 4 की है, और हमेशा लेफ्ट जो चाइल्ड रहेगा वो 0, राइट रहेगा 1। देख लो यहाँ पे वापस से लेफ्ट 0 राइट 1, फिर से लेफ्ट 0 राइट 1, लेफ्ट 0 राइट 1, सब में 0 1 0 1 इस तरीके से। कंसिडर द प्रीफिक्स कोड, ए की वैल्यू है 1 1 1, बी की 0, सी की ये डी ई। यूजिंग द कोड डी कोड, ये दोनों सीक्वेंसेस को डी कोड करना है, ठीक है, इसके थ्रू। तो हमने ये एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे 1, पहला देखते हैं 1 1 अकेला कहीं पे है क्या, इसके अंदर नहीं, 1 0 का कॉम्बिनेशन वाली सीक्वेंस ई पे है, ठीक है, तो 1 0 को हमने ई से रिप्लेस कर दिया। देन नेक्स्ट नंबर है 0 0 अकेला कहीं पे है नहीं, तो फिर नेक्स्ट नंबर है
हाँ 0 अकेला है बी पे, तो यहाँ 0 को रिप्लेस कर दिया बी से। देन नेक्स्ट नंबर है 1, 1 अकेला कहीं पे है क्या, नहीं है। डबल वन भी नहीं है। फिर एक और तीसरा एक और 1 ले लिया, 111 ए के लिए, तो 111 को रिप्लेस कर दिया ए से। देन नेक्स्ट नंबर आया 1, 1 अकेला नहीं है। 11 नहीं है। 110 नहीं है। 1101 है डी पर, तो इसको 1101 को डी से रिप्लेस कर दिया। तो ये वाली सीक्वेंस को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ई बी ए डी से, ई बी ए डी। सिमिलरली ये वाली सीक्वेंस को हमने एज इट इज़ पूरा लिखा और इसी तरीके से इसका कोड बनाया। अ कोड फॉर दिस इज गिवन बाय ए बी सी डी ई का कोड दिया हुआ है। ए की वैल्यू ये, बी की सी की, डी की ई की। डी की वैल्यू में x10 और ई की वैल्यू yz1, वेयर एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। तो हमें डिटरमाइन करना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, इस तरह से कि ये प्रीफिक्स कोड हो। तो एक्स वाई की वैल्यू इस तरीके से डालनी है कि वो प्रीफिक्स कोड की जो प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो पहला डी दिया हुआ है हमें x10, तो एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, हमें ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 होती है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 010। अब ये 010 कोई कोड अवेलेबल है क्या ऑलरेडी इसके अंदर, 01 बी के लिए, बी का वैल्यू है 01, तो ये किसी भी उसका प्रीफिक्स नहीं हो सकता था। तो डी जो है एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। एक्स की वैल्यू अगर 1 होती है तो डी की वैल्यू 110 कहीं पे प्रॉब्लम कर रहा है क्या, 110 नहीं, ना तो कोई प्रीफिक्स कोड इसके अंदर आ रहा है, प्रीफिक्स आ रहा है कुछ भी ऐसा, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है प्रीफिक्स कोड की, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। देन नेक्स्ट है एक्स वाई जेड निकालना है, वाई जेड निकालना है। ई का क्या है, वाई जेड और 1, तो ई की वैल्यू वाई जेड और 1 है। अब इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं वाई जेड की वैल्यू के लिए, या तो वाई और जेड दोनों की वैल्यू 0 या 0 1 हो, या 1 0 हो, या 1 1 हो। सारे कॉम्बिनेशन के लिए हम ई की वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो ई की वैल्यू अगर वाई और जेड की वैल्यू 0 0 हुई तो 0 0 1 हो गई ई की वैल्यू। ये प्रीफिक्स कोड नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि लिए ए के अंदर 00 है, तो ये 00 से शुरू नहीं हो सकती ई की वैल्यू, ठीक है। फिर 0 1 1 बी के अंदर 0 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता, स्टार्ट 0 1 से शुरू नहीं हो सकता। फिर 1 0 1 सी की वैल्यू है तो खुद तो नहीं हो सकता। फिर है दोनों का 1, तो 111 कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या, ना तो प्रीफिक्स है इसके अंदर कोई, तो ठीक है। ये वाला जो ई की वैल्यू 111 सही है, तो मतलब वाई की वैल्यू भी 1 होगी, जेड की वैल्यू भी 1 होगी, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इसलिए 1 1 1 आ गई हमारे पास, निकाल दी हमने। फिर क्या है, कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री दैट रिप्रेजेंट द प्रीफिक्स कोड। प्रीफिक्स कोड दिया हुआ है, इसके लिए कंस्ट्रक्ट करनी है बाइनरी ट्री। वही मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 3 रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ ऑफ सीक्वेंस जो है वो ये 3 है। तो लेवल्स 1 2 3 लेवल तक ट्री बना दिया हमने, और इसको ट्रैवर्स करके देख लो। पहले 00, फिर 0 1, फिर 1 0 1 1 0 1, फिर 1 1 0 1 1 0, फिर 1 तो ये बन गई हमारी बाइनरी ट्री। हफमैन कोडिंग। सबसे पहले कंप्लीट वेटेड बाइनरी ट्री क्या होता है, अगर बाइनरी ट्री की हर लीफ को एक इंटीजर असाइन कर दिया तो वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा एक कंप्लीट वेटेड बाइनरी ट्री। उसका वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू n to 1 wi l wi, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ लीव्स हैं ट्री के अंदर जो प्रेजेंट है वो, wi जो है वेट ऑफ ith लीफ, l wi मतलब लेवल ऑफ द वर्टेक्स, किस लेवल पे वर्टेक्स प्रेजेंट है। जैसे कि हमें यहाँ पे ये ट्री दी हुई है, तो इसका वेट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे लास्ट वाला वर्टेक्स ये कौन से लेवल पे, 1 2 3, थर्ड लेवल पे, तो 3 इसका खुद का वेट क्या है, 8 इंटू 3 प्लस 7 कौन से लेवल पे, 3 पे, 7 इंटू 3 प्लस 5, लीव 5 कौन से लेवल पे, 2, 5 इंटू 2, देन प्लस 3 इंटू 1 क्योंकि 1 लेवल पे, तो इसका वेट आया 58। इस तरीके से वेट कैलकुलेट होता है कंप्लीट वेटेड बाइनरी ट्री का। प्रीफिक्स कोड्स एक्चुअली हफमैन कोडिंग के अंदर यूज आते हैं डेटा कंप्रेशन के लिए। हफमैन कोड क्या होता है, हफमैन कोड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड है दैट इज कॉमनली यूज फॉर लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन के लिए यूज आता है लॉसलेस डेटा कंप्रेशन, ये ध्यान रखना। ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड मतलब जो कोडिंग की जो लेंथ है वो एज लेस एज पॉसिबल रखी जा सके। हफमैन कोडिंग के लिए क्या स्टेप्स हैं,
एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एक क्वेश्चन से देखते हैं। हफमैन प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल ट्री। ऑप्टिमल ट्री मतलब मिनिमम वेट वाली ट्री। हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये लीव्स ABCDEF और इनके वेट दिए हुए, तो इनको हमने अरेंज कर दिया इनके वेट के ऑर्डर में। देन सबसे पहले जो सबसे दो मिनिमम वेट वाले वर्टिसेस हैं A और B, इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया V1 वर्टेक्स से, और इन दोनों का वेट किया 4 और 5, उसको ऐड किया 9 आ गया, तो V1 वर्टेक्स इसका पेरेंट हो गया, A और B उसके चाइल्ड हो गए। ठीक है, इससे रिप्लेस कर दिया। देन अब हमारे पास क्या हो रहा है, V1 = 9 और CDEF एज इट इज़। अब इसके अंदर जो मिनिमम वेट वाले वर्टिसेस कौन से हैं, V1 और C, तो इन दोनों को हमने V2 से रिप्लेस कर दिया और इनके वेट को ऐड कर दिया। तो V2 से रिप्लेस कर दिया, इन दोनों के वेट को ऐड किया तो 17 आया, और इसके चाइल्ड हो जाएंगे C और V1 इसका चाइल्ड हो जाएगा। V1 की खुद का चाइल्ड A और B है, तो A और B एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, V2DEF बचा। अब V2DEF में मिनिमम जो वेट है किसका है, दो वर्टिसेस का देखना है, तो D और E इन दोनों का मिनिमम वेट है, तो इसको ऐड किया और हमने V3 वर्टेक्स से रिप्लेस कर दिया इसको। तो V3 इन दोनों का वेट ऐड किया 31 आया, तो V3 को हमने D और E से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या रहा, V2 = 17, V3 = 31 और F। अब इसके अंदर मिनिमम वेट किसका है, V2 और F का, तो इन दोनों के वेट को ऐड किया और उसको रिप्लेस कर दिया V4 में, तो V4 42 आया, और उसके V4 के चाइल्ड क्या हो जाएंगे, V2 और F। तो ये रहा V4, V2 के चाइल्ड हैं V2 और F, और V2 का खुद का एक ट्री पूरा बना हुआ है हमारे पास, V2 से C, V1, A और B, ये एज इट इज़ आ गया। देन अब हमारे पास ये दो ही वर्टिसेस बचे हैं लास्ट में, तो इन दोनों के वेट को ऐड किया, क्या आया 73, और ये वर्टेक्स V5 होगा, रूट नोड। तो यहाँ V5 73, इसके चाइल्ड कौन कौन से हैं, V3 और V4, V3 और V4, और V3 खुद ये रहा D और E इसके चाइल्ड हैं, तो D और E, और V4 का क्या है, V4 का ट्री ये रहा पूरा एज इट इज़, ये एज इट इज़ यहाँ पे लग दिया। तो ये वाला जो फाइनल हमारा ऑप्टिमल ट्री ये रहा हफमैन प्रोसीजर से। इसका वेट अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा वेट, हाँ सबसे लास्ट लेवल से देखते हैं कितने लेवल्स हैं इसमें, 1 2 3 4 लेवल्स हैं, तो 4 × 4 प्लस 5 × 4 लेवल 4 पे, क्योंकि प्लस ये 8 × 3 क्योंकि 8 लेवल 3 पे है। देन हम सिर्फ लीफ नोड्स ही लेंगे, ये बात ध्यान रखना, ABC, ये तो V1 लीफ नोड नहीं है, इसको नहीं लेंगे हम। फिर लीफ नोड है हमारी D, 15 × 2 सेकेंड लेवल पे, क्योंकि ये 1 2 लेवल 2 पे। देन 16 × 2 प्लस 25 × 2, तो ये सारी हो गई लीफ नोड, सारी कवर हो गई। इनका वेट कैलकुलेट किया, ये वेट आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड फॉर दी अर्लियर ट्री। इस ट्री के लिए ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड निकालने हैं, मतलब ABCDEF का क्या रहेगा, ट्रैवर्सिंग के थ्रू आएगा, वही 0 और 1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, कि लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो 0 और राइट साइड वाला 1, लेफ्ट साइड 0 राइट साइड 1। तो कैसा रहेगा, D का सबसे पहले A का निकालेंगे अगर, तो 1 0, फिर यहाँ 1 और ये यहाँ पे 0, तो 1 0 1 0 A का आया, 1 0 1 0 आ गया A का। B का क्या रहेगा, 1 0 1 1, तो 1 0 1 1। C का क्या रहेगा, 1 डबल C कहाँ पर है, C ये रहा, तो 1 0 0, तो 1 0 0 आया। D का क्या रहेगा, D ये रहा D, 0 0 0 0 रहेगा। E का क्या रहेगा, E ये रहा, 0 1 0 1 रहेगा। F का 1 और 1, तो 1 1 रहेगा, क्योंकि लेफ्ट को हमने 0 असाइन किया, राइट को हम 1 असाइन करेंगे, तो इस तरीके से इसके ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड भी आ जाएगा। ट्री ट्रैवर्सल मतलब ट्री के अंदर घूमना इस तरह से कि ट्री के सारे वर्टिसेस को एटलीस्ट एक बार कवर कर लें। किस तरह से घूम सकते हैं ट्री ट्रैवर्सल के अंदर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, इस तरह से ये 5 तरीके हैं जिस तरह से हम ट्री में घूम सकते हैं। करते कैसे हैं प्री ऑर्डर, और ये सपोज ये हमारे पास एक सिंपल सी कोई ट्री दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले रूट नोड लिखते हैं, फिर लेफ्ट और फिर राइट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे रूट X फिर Y और Z आ जाएगा, लेफ्ट और राइट। इन ऑर्डर के अंदर पहले लेफ्ट को लिखते हैं, फिर रूट नोड और फिर राइट, तो लेफ्ट Y X Z आ जाएगा। पोस्ट ऑर्डर के अंदर सबसे पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट नोड, तो Y Z X। अब ये तो एक सिंपल सा ट्री था, इसलिए हमने बता दिया कैसे लिखना है। अब सपोज हमें एग्जाम में बड़ा ट्री दिया हुआ है, डेंस ट्री, उसके लिए लिखना होगा, कैसे लिखेंगे।
सबसे पहले हम इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करेंगे, तो डमी नोड्स जनरेट करके देखते हैं पहले। तो ये हमने सभी नोड्स की डमी नोड्स जनरेट कर लिया। अब इसके बाद में हम इसको ट्रैवल करना शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे रूट नोड से। प्री ऑर्डर के अंदर जब हम एक्चुअली फर्स्ट टाइम किसी भी नोड को विजिट करेंगे तो हम उसको प्री ऑर्डर लिस्ट में लिखेंगे। जब हम उसी नोड को सेकंड टाइम विजिट करेंगे तो हम उसको लिखेंगे इन ऑर्डर लिस्ट में, और थर्ड टाइम जब हम इसको विजिट करेंगे नोड को किसी को, तो हम उसको पोस्ट ऑर्डर लिस्ट में लिखेंगे। इस तरीके से लिस्ट बनेगी। तो रूट नोड से शुरू करते हैं। सबसे पहले रूट नोड पे गए, फर्स्ट टाइम एफ को विजिट किया तो हमने यहाँ लिख दिया एफ। फिर यहाँ से एफ से आए बी पे भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ पे बी लिख दिया। फिर उसके बाद हम गए ए पर, ए पे भी हम फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, यहाँ ए लिख दिया। अब यहाँ से घूमकर हम गए ए पे, वापस सेकंड टाइम गए तो ए को हमने यहाँ इस लिस्ट में लिख दिया। फिर हम वापस थर्ड टाइम ए पे जा रहे हैं तो यहाँ थर्ड टाइम ए पे आए इसलिए ए को यहाँ से हटा दिया। फिर उसके बाद में हम बी पे गए, बी पे हम गए सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम बी पे गए इसलिए इसको बी को यहाँ पे इन ऑर्डर लिस्ट में लिख दिया। फिर हम गए यहाँ से बी से डी पर, डी पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं, डी को हमने प्री ऑर्डर में लिख दिया। सी पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं, सी को हमने इधर लिख दिया। फिर हम यहाँ से घूम के गए सी पे सेकंड टाइम गए तो हमने सी को इस लिस्ट में लिख दिया। देन वापस से यहाँ से घूम के गए सी पे थर्ड टाइम, तो यहाँ पे सी को हमने इस लिस्ट में लिख दिया। फिर हम गए डी पर, डी के ऊपर हम सेकंड टाइम आए हैं तो सेकंड टाइम आए हैं इसलिए इस लिस्ट में आ गया डी। फिर ई पर आए, ई फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे ई। फिर यहाँ से घूमकर ई पे सेकंड टाइम आए तो ये ई यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ से घूमकर हम ई पे थर्ड टाइम आए तो यहाँ पे ई लिख दिया। फिर डी पे गए, डी पे हम देखो 1 2 3 थर्ड टाइम आए हैं डी पे इसलिए डी को हम इस लिस्ट में लिख देंगे। फिर हम बी पे गए, बी पे हम थर्ड टाइम गए तो यहाँ बी को इसमें डाल दिया 1 2 3, ठीक है। यहाँ फिर एफ पे गए, एफ पे हम सेकंड टाइम आए हैं तो एफ को इस लिस्ट में डाल दिया। फिर हम गए जी पर, जी पे हम फर्स्ट टाइम गए हैं, जी को इस लिस्ट में डाला। फिर घूमकर सेकंड टाइम जी पे आए हैं तो इस लिस्ट में डाला। फिर आई पे गए, आई पे फर्स्ट टाइम गए हैं, आई को इधर डाला। फिर एच पे फर्स्ट टाइम गए हैं इसलिए यहाँ पे डाला। फिर घूमकर एच पे हम गए सेकंड टाइम तो इसलिए हमने एच को इस लिस्ट में डाला। फिर एच पे घूम के हम थर्ड टाइम आए तो इस एच को इस लिस्ट में भी डाल दिया। फिर आई पर हम सेकंड टाइम गए तो आई को इधर डाल दिया। देन यहाँ से घूमकर हम गए आई पे थर्ड टाइम तो ये आई यहाँ लिस्ट में डाल दिया। फिर जी पर हम थर्ड टाइम आए इसलिए जी को इधर डाल दिया। फिर एफ पर हम थर्ड टाइम आए हैं 1 2 3 तो एफ को इस लिस्ट में डाल दिया। तो इस तरह से हमने ये घूमी घूमी करके पूरा ऑर्डर बना दिया। तो इस तरह से प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बेस्ट तरीका है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालने का। अब है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये कैसे होती है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या होता है, लेवल बाय लेवल होती है ये। जैसे कि इसके अंदर ये ट्री दिया हुआ है हमें, तो सबसे पहले लेवल 0 पे जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे लेवल 0 के ऊपर आए, ठीक है, ये रूट नोड पे, तो यहाँ पे 0 लिखा। फिर उसके बाद में 0 से हम नेक्स्ट लेवल पे गए, इधर आए, नेक्स्ट लेवल पे गए, यहाँ से शुरू किया 1 आया 1 लिख दिया। फिर 2 आया 2 लिख दिया। फिर 3 आया 3 लिख दिया, ऐसे ये। फिर वापस से गए यहाँ पर, फिर 4 फिर 5 6 7 4 5 6 7। तो ये BFS तो लेवल बाय लेवल होता है, इस तरह से मूवमेंट रहता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो सबसे पहले सबसे डीप जाएंगे, फिर वापस ऊपर आएंगे। बैक ट्रैकिंग रहती है डेप्थ फर्स्ट सर्च में। हमने अभी प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर किया था, उसका कॉम्बिनेशन से बनता है एक्चुअली ये। देखो जैसे कि यहाँ पे गए 0 1 4, सबसे डीप आ गए 0 1 4 तक आ गए, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे जाएंगे। अब आगे और फर्दर कोई लेवल नहीं बचा इसलिए नीचे और नहीं जाएंगे, तो फिर यहाँ पे जाएंगे राइट में 5 पर आए। फिर उसके बाद में यहाँ पे बैक ट्रैकिंग रहती है, लेकिन ये नोड्स ऑलरेडी हट चुके हैं, ये इंक्लूड हो चुके हैं इसलिए इनको नहीं लेंगे। फिर यहाँ 2 आया, 5 के बाद यहाँ 5 तक हुआ था, यह 2 और 6। फिर वापस डीप, जितना डीप जा सकते हैं 2 और 6 तक गए, 2 और 6 तक गए। उसके बाद में इसका कोई नेबर तो है नहीं, तो वापस ऊपर गए, ये तो नोड्स ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर 3, तो यहाँ 3 आया। फिर वापस जितना डीप जा सकते हैं 7 आया, और ये यहाँ ऊपर चले गए। तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है।
इस लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू लाइक। आपका फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आपको इस लेक्चर के PDF का लिंक चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल ID पे, इस सब्जेक्ट लाइन के साथ में। और UGC नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।